Hello students, so welcome to new chapter of class 12th physics, HSC physics and MST CET physics, and that is electromagnetic induction. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मतलब इसके अंदर बहुत सिंपल और बहुत मतलब सिंपल नहीं बोल सकते हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आती है हमको. सिंपल स्टार्टिंग में नहीं लगता है, लेकिन एक बार जिसको समझा है चैप्टर उसको बहुत मजा आता है इस चैप्टर में, बहुत मजा. बिलीव मी, पहला जो लेक्चर है एकदम बेसिक है, इसको अच्छे से देखो, ये चैप्टर से तुमको प्यार हो जाएगा. आई गारंटी यू, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, your time, and let us start with our most interesting chapter of physics, which is electromagnetic induction. And remember, ये चैप्टर पे अगला चैप्टर डिपेंडेंट है, AC अल्टरनेटिंग करंट. सो एक और कारण है इसको बहुत अच्छे से पढ़ने का कि ये डिपेंडेंट चैप्टर है इसके बाद का इसके ऊपर. ओके, क्लियर? सो चलो, विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. EMI इसका शॉर्ट फॉर्म है. पिछले सिलेबस में ये एक ही चैप्टर हुआ करता था, अब इस सिलेबस में इसके दो पार्ट कर दिए हैं, EMI एंड AC. ओके, सो बेसिक्स. ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. सो पहली चीज जो हमको पता होना चाहिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एक चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ओके, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा. इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो. Q उसका चार्ज है, V उसकी वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. तो पहला ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले सिलेबस में, इसको नोट डाउन कर लो. नाउ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. पिछले बार फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया था? चार्ज ने. इस बार हम लोग देख रहे हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर. F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा. I उस करंट कैरिंग कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L उसका लेंथ है, थीटा एंगल है B और L के बीच में, या फिर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल. देन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M, दैट इज इक्वल टू NIA. अपने बुक में इसको स्मॉल m से डिनोट किया है, स्मॉल m. NIA, where N is number of loops, I is current, A is area of the loop. Okay, जनरली सर्कुलर लूप होता है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. देन टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड. टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा. M यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है NIAB साइन थीटा. B यानी मैग्नेटिक फील्ड है. एंड लास्टली फ्लक्स थ्रू एन एरिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ये हम लोगों ने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा, मैग्नेटिक मटेरियल्स में. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू BA कॉस थीटा. ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है. ठीक है, तो ये सब बेसिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में मदद करेंगे. ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट. माइकल फैराडे इस चैप्टर का हीरो है ना. मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ये इंसान की वजह से ये चैप्टर पढ़ा है तुम्हारे सिलेबस में. माइकल फैराडे. ओके, फैराडे का ऑब्जर्वेशन था. ओके, उसने क्या किया एक्चुअली, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि उसने देखा कि ऑरेस्टेड ने जो बोला था, ऑरेस्टेड क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है. ऑरेस्टेड का शॉर्ट में ऑब्जर्वेशन क्या था कि जहां करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड. तो फैराडे बोला कि इसका उल्टा भी तो पॉसिबल होना चाहिए. क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? तो उसने इसके ऊपर वर्क किया और वहां से ये चैप्टर आ गया. उसका उल्टा क्या रहेगा? जहां मैग्नेटिक फील्ड है क्या वहां पे करंट प्रोड्यूस हो सकता है? ये उसका सोचना था, क्वेश्चन था सबसे बड़ा उसके सामने कि ऑरेस्टेड क्या बोला. ऑरेस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, कि जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है. ये ऑरेस्टेड का मानना था और ऑरेस्टेड ने बताया भी, प्रूफ भी किया, और हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा उस पर. फैराडे का बोलना था इसका उल्टा ट्रू है क्या, कि जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां हम लोग करंट ला सकते हैं क्या. ओके, तो उसने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया. उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल लिया. कॉइल, हाँ ध्यान रखना,
कॉइल लिया उसने और उसको एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ओके देखो इंटरेस्टिंगली उसने लिया कॉइल, कॉइल यानी समझता है ऐसे टर्न्स, कॉपर के वायर के टर्न्स, और उसको उसने गैल्वेनोमीटर से टच कर दिया, मतलब लगा दिया, टच कर दिया नहीं बोलेंगे हम लोग, लगा दिया है ना। उसने क्या किया, इस कॉइल के बाजू में एक नॉर्थ साउथ पोल या मतलब डायपोल रखा, एक मैग्नेट रखा अभी कुछ बाकी कुछ नहीं किया उसने, ऐसा रखा। तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिया, सिर्फ रखा था उसने। ओके तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिया, मतलब करंट नहीं है फिलहाल इस कॉइल में, इस सर्किट में करंट नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने इसको मूव करना चालू किया, उसने यानी किसने, फैराडे ने, किसको, मैग्नेट को मूव करना चालू किया, मतलब पास में लाया, दूर लेकर गया। ओके यानी इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते क्या कि उसने इस कॉइल के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया। क्या चेंज किया उसने, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया। जब तुम मैग्नेट को पास में लेके आओगे तुम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, मतलब चेंज करोगे। जब तुम मैग्नेट को दूर लेकर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम करोगे, मतलब चेंज करोगे। यानी इन शॉर्ट उसने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया। तब ही वॉज वेरी शॉक्ड टू ऑब्जर्व दैट कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। समझ में आया क्या, ये उसका ऑब्जर्वेशन था। तो बस यही ऑब्जर्वेशंस को हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये सभी पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। हाँ सजेशन है, लेक्चर को जैसे पहला पॉइंट समझा दिया ना, पॉज करना, लिखते चलना, बिकॉज आई पर्सनली फील कि जो नोट्स तुम बनाते हो वो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। ओके सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट। When a magnet approaches a closed circuit consisting of a coil, it produces current in it and this current is known as induced current। बस ठप्पा मोहर लगा दी। क्या कि जब तुम एक कॉइल के आजू बाजू मैग्नेट को लेकर जाओगे, अप्रोच करोगे, ओके या रिसीड करोगे, रिसीड वर्ड भी चाहिए था लेकिन बुक में नहीं दिया है तो ठीक है छोड़ दो। तो जब तुम मैग्नेट लेकर जाओगे, पास लेकर जाओगे, दूर लेकर जाओगे, तो इस सर्किट में करंट आएगा और उस करंट का नाम रहेगा इंड्यूस्ड करंट। दूसरी बात, व्हेन अ मैग्नेट इज टेकन अवे फ्रॉम द क्लोज्ड सर्किट, अ करंट इज अगेन प्रोड्यूस्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंड्यूस्ड करंट इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था मालूम है क्या, अगर उसने मैग्नेट इस डायरेक्शन में लेके आया तो करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है, तो जब वो मैग्नेट को दूर लेकर जाएगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा ये तो पक्का है, तुम मैग्नेट को पास में लाओ करंट फ्लो होगा, मैग्नेट को दूर लेकर जाओ करंट फ्लो होगा। बट जब जिस डायरेक्शन में, सपोज तुमने पहले मैग्नेट इधर लाया तो करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा था सर्किट में, तो जब तुम मैग्नेट दूर लेकर जाओगे तो करंट ऐसा फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तीसरा, इफ इंस्टेड ऑफ मैग्नेट कॉइल इज मूव्ड towards the magnet or away from the magnet, an induced current is produced in the coil that is in the closed circuit। अब तुमने क्या किया, मैग्नेट को वहां रखा, कॉइल को घुमाया। समझ रहे हो, पिछले बार तुम मैग्नेट घुमा रहे थे, इस बार तुम कॉइल घुमा रहे हो, ये कॉइल को पूरा लेकर जा रहे हो ऐसा। यानी इन शॉर्ट तुम क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो इस कॉइल के आजू बाजू की, याद रखना। ओके तो ये हटा देता हूं मैं। चलो चौथा ऑब्जर्वेशन क्या था, चौथा ऑब्जर्वेशन था, इफ द पोलैरिटी ऑफ अप्रोचिंग और रिसीडिंग मैग्नेट इज चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आल्सो चेंजेस। ये समझाता हूं पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। ओके ये इसको देखो कैसे समझाता हूं मैं, मजा आ जाएगा। प्रॉब्लम यही है सारा, पूरा ये हो जाता है। ठीक है, दो मिनट, आई विल जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, है ना। अब देखो, अब नॉर्थ साउथ नॉर्थ लेटस से तुमने यह ऐसा लेकर आए, ठीक है, और तुमको पता चला सपोज फॉर एग्जांपल कि करंट ये ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बजाय तुम यह ऐसा मैग्नेट लेकर आए, है ना, यानी पोलैरिटी बदल दी तुमने, अप्रोचिंग मैग्नेट की पोलैरिटी बदल दी। यानी सामने पहले नॉर्थ था, पीछे साउथ था, दूसरे बार में सामने साउथ है, पीछे नॉर्थ है, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। समझा क्या, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। इफ द पोलैरिटी ऑफ अप्रोचिंग और रिसीडिंग, ये दोनों अप्रोचिंग के केस है, ऐसे ही रिसीडिंग के भी बोल सकता हूं, रिसीडिंग मैग्नेट इज चेंज्ड,
यानी मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज करी तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, अब उसने इंड्यूस्ड करंट की बात करी कि उसके वैल्यू की डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। ओके, इसलिए मैंने इसको अलग कलर के पॉइंट्स में लिखा। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट यानी इसमें कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, वो सबसे पहला चीज किस पे डिपेंड कर रहा है कि स्पीड क्या है दोनों का। तुम अगर बहुत फास्ट लेकर आओगे, फास्ट एकदम, तो बहुत सारा करंट फ्लो हो रहा था। तुम धीरे 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 लेकर आ रहे हो तो बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है, कम इंड्यूस्ड करंट है। समझ में? दूसरा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसमें तुमने टर्न्स कितने लगाए। तो ये फैराडे का बोलना था कि भाई जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहला कि स्पीड क्या है कॉइल का विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, दूसरा कॉइल में टर्न्स कितने हैं, एंड फाइनली द इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट सो लॉन्ग देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि करंट तो तब तक ही था जब तक रिलेटिव मोशन हो रहा था, मतलब इसके हिसाब से ये इधर आ रहा था, इसके हिसाब से ये इधर आ रहा था, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे या दूर जा रहे थे। जब तक मोशन है किसके किसके बीच में, मैग्नेट और कॉइल के बीच में, तब तक करंट है ना, है ना? समझ में आया क्या? मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब तक मोशन रहेगा तब तक करंट रहेगा, अगर मोशन बंद, करंट बंद। कितना आसान, आसान था? हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशंस फॉर टू कॉइल्स विद देयर प्लेन्स फेसिंग ईच अदर, है ना? अब उसने क्या किया, दो कॉइल्स लिए। ओके, कलर चेंज कर देता हूं मैं। अब उसने है ना पिछले बार मैग्नेट और कॉइल लिया था, इस बार उसने दो कॉइल्स लिए। ठीक है, यहां रियोस्टेट लगाया, की लगाई, ये ऐसा एक कॉइल है ना, और उसी के सामने दूसरा कॉइल। इसको गैल्वेनोमीटर लगाया। समझ में? दो कॉइल्स हैं, इमेजिन कर रहे हो, एक कॉइल यहां पे है, उसका गैल्वेनोमीटर पीछे, एक कॉइल यहां पे है, इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं है, इसमें बैटरी है, की है, रियोस्टेट है। अब एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। इसको नाम दिया हम लोगों ने प्राइमरी कॉइल, और इसको नाम दिया सेकेंडरी कॉइल। उसका इसके लिए ऑब्जर्वेशन क्या था? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन देखो, क्या एक एक करके समझ के लेंगे। When circuit in the primary coil is closed, a momentary deflection is produced in the galvanometer at the time of make. When the circuit in the primary coil is broken, galvanometer shows deflection in opposite direction at the time of break. क्या? मैं बताता हूं। देखो, जैसे ही सर्किट तुमने क्लोज किया तो इस गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिला। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन मिला। ओके, थोड़ी देर के लिए। क्लियर? पहली बात समझी क्या, क्यों हुआ ऐसा मैं समझाता हूं। देखो, पहला पॉइंट समझते हैं। जब प्राइमरी कॉइल को क्लोज किया, उसका सर्किट क्लोज किया, तो देयर वाज ऑब्जर्वेशन ऑफ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया, करंट जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा होगा और फिर कांस्टेंट रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से लेके 4 एम्पियर तक के 4 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है इस सर्किट में, लेकिन एकदम से तो 4 नहीं हुआ होगा, वो 0 से 4 गया होगा। अब वो 0 से 4 बहुत कम समय में गया होगा, बहुत छोटे से मोमेंट में गया होगा, वेरी लेस टाइम। तो इस लेस टाइम में करंट इंक्रीज हुआ। अब करंट जब इंक्रीज होता है, करंट क्या करता है? और स्टड क्या बोला? करंट क्या करता है? करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो इंक्रीज हुई होगी ना इसके अक्रॉस। इस ये जो दूसरी कॉइल है, इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। तो देयरफॉर करंट इज इंड्यूस्ड। करंट इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, समझा सबको? हाँ, अब दूसरे बार में, व्हेन द सर्किट इन द प्राइमरी कॉइल इज ब्रोकन, अब तुमने इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है,
तो क्या हुआ होगा, ये जो करंट है ये 4 एम्पियर से 0 एम्पियर आया होगा, यानी करंट थोड़ी देर के लिए, फॉर वेरी लेस टाइम, यानी एकदम, यानी बहुत समय नहीं लगता है, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1.5 सवा 1 पौने 1 आधा, ऐसा धीरे धीरे नहीं होता है, झपकन से कम हो जाता है 4 से 0। लेकिन वो थोड़े समय के लिए तो चेंज होता है ना, थोड़े समय के लिए करंट डिक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज हुआ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हुई, क्योंकि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट डिक्रीज तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, इसलिए करंट इसमें वापस इंड्यूस हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। ठीक है, क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, whenever there is relative motion between the two coils with their circuits closed, an induced current is produced in the secondary coil, but it exists so long as there is relative motion between the coils. अब उसका क्या बोलना था, सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। अब अपन बंद चालू नहीं कर रहे, पिछले बार हम लोगों ने बंद चालू किया, पहले बंद किया फिर पहले चालू किया, सॉरी बंद और चालू एक ही बात है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब पहले बार में हम लोगों ने क्लोज किया फिर ओपन किया। अब ऐसा नहीं है, हम लोग अब इस बार सर्किट बंद करके मतलब क्लोज करके ही रखा, करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इधर गैल्वेनोमीटर है, दोनों को मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही दोनों को मूव किया गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने मिला, और ये डिफ्लेक्शन तब तक ही था जब तक रिलेटिव मोशन था दो कॉइल्स के बीच में, है ना? समझ आया कि नहीं समझ में आया? इंटरेस्टिंग है ना? तीसरा देखो, तीसरा और भी इंटरेस्टिंग। तीसरे में क्या बोला था उसमें, वेन एवर करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज चेंज्ड आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय स्लाइडिंग रियोस्टेट जॉकी, अ डिफ्लेक्शन इज produced in the galvanometer. This indicates that as long as the current in the primary changes, current is induced in the secondary coil. अब तीसरी बार क्या किया तुमने, ये जो स्लाइडर है यहाँ पे, ये रियोस्टेट है, इसको तुमने घुमाया, यानी तुमने रेजिस्टेंस चेंज किया, तुमने सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज किया। अब हमको मालूम है सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होता है तो सर्किट का करंट चेंज होता है, और सर्किट में करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई। तो रेजिस्टेंस चेंज, करंट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है? दिस इंडिकेट्स दैट एज लॉन्ग एज द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस, अब चेंज यानी कैसा भी हो सकता है, तुम बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो, करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन समझ में आए। पहले बार में क्या किया था तुमने, क्लोज किया, ओपन किया, मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन दिखा, फिर दूसरे बार में तुमने क्लोज करके मोशन किया, रिलेटिव मोशन किया, और तीसरे बार में तुमने रियोस्टेट के साथ में खेल रहे तुम, है ना? रियोस्टेट के साथ में खेल रहे, कभी रेजिस्टेंस बढ़ा रहे, कभी रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, मतलब जिसकी वजह से करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है ना? The above three observations indicates that so long as the magnetic flux changes, an EMF is induced in the coil, and second one, the direction of induced EMF reverses if the flux is decreased and vice versa. दो अलग अलग कलर में लिखा है तो इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस का, दो कॉइल्स फेसिंग ईच अदर, ये तीन ऑब्जर्वेशंस का यही कंक्लूजन निकला कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ an EMF is induced in the coil. हाँ, और ये जो इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन है, EMF इंड्यूस होगा, EMF आएगा इसमें, ये दो पॉइंट्स के बीच में EMF आएगा, और जब EMF आएगा तभी करंट आएगा। तो कंफ्यूज मत करना, करंट तभी आता है जब EMF आता है, और करंट को भी हम लोगों ने इंड्यूस्ड करंट बोला क्योंकि ये EMF कौन है, इंड्यूस्ड EMF है, और इसका जो इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है जब फ्लक्स डिक्रीज होता है, और वो और वापस रिवर्स होता है जब फ्लक्स इंक्रीज होता है। समझ में आया ये ऑब्जर्वेशंस? हाँ, बस वी आर कमिंग ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। अब सिर्फ 3 स्लाइड्स बाकी है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं व्हाट इज चैप्टर है क्या एक्चुअली। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब डिफाइन करेंगे हम लोग, इतना सब पढ़ लिया, अब डिफाइन करेंगे क्या है डेफिनेशन, द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर और अ कंडक्टिंग कॉइल, हाउ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना? किसी भी कंडक्टर या कॉइल के आजू बाजू तुमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या आया,
ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। तो इस फेनोमेनन को क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का आना, कब आना बेटा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब। तो उस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ऑल थैंक्स टू माइकल फैराडे। सब ये माइकल फैराडे का किया धराया है। ओके, सो अब किया धरा है, सब उसका ही काम है। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे का पहला लॉ क्या कहता है? फैराडे का पहला लॉ ये कहता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब जब भी कॉइल के आजू बाजू का फ्लक्स चेंज होगा तब तक भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसने इस लॉ के थ्रू कारण बताया कि ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है। ओके, कितना हो रहा है ये नहीं बताया उसने अभी, उसने सिर्फ कारण बताया कि ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण क्या है, कि उसके आजू बाजू, उस कॉइल के आजू बाजू का मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। जब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरे वाले में उसने अब लोगों को उसने कारण तो बता दिया, अब बारी आती है वैल्यू की कि कितना होता है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज सेकंड लॉ। यहां पे सेकंड चाहिए था, सॉरी, सेकंड लॉ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज। हाँ, रेट ऑफ चेंज, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू सिर्फ चेंज, इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज। तो उसका क्या बोलना था बेटा यहां पे कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, है ना, डी फाई बाई डी टी। प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो एक कांस्टेंट आता है के। टेंशन मत लो, फैराडे ने इसका भी वैल्यू दिया हमको। फैराडे ने बोला के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसका वैल्यू 1 है, तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। बस यहां तक ही लिखना है सेकेंड लॉ में, आगे का और कचरा नहीं लिखना है। बहुत कचरा दिया हुआ है बुक में अपने, है ना। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब एक बात ध्यान में रखो, यहां पे माइनस साइन नहीं लगाते हम लोग, माइनस साइन बाद में लगाएंगे। लेंस लॉ जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ तुमने याद रखना है कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। वॉट इज डी फाई बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। स्मॉल ई क्या है बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है, कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है आर और इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, तो आई हो गया इंड्यूस्ड करंट। ये लिख के रख लो एक्स्ट्रा पॉइंट में, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला ई बाय आर। ये इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला है। समझ आया सबको? हाँ, ओके। तो हम लोग इसके ऊपर के सीईटी पॉइंट्स बाद में पढ़ेंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। हम लोगों ने आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। पहले बेसिक्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने फैराडे के ऑब्जर्वेशंस पढ़े, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट का पढ़ा, फिर कॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा, कॉइल मैग्नेट कॉइल पहला, कॉइल दूसरा, फिर ईएमआई की डेफिनेशन पढ़ी और फैराडेज का लॉ पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और लेंस लॉ पढ़ेंगे। दैट्स इट।